Hello students, today we are going to continue our lecture of differentiation. हमने कैलकुलस में लास्ट क्लास में हमने कैलकुलस का ऑल डिफरेंशिएशन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स कर लिए थे, डिवीजन रूल भी कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं चेन रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिफरेंशिएशन टॉपिक का। तो चेन रूल के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखो, चेन रूल जो है दैट इज एक्चुअली उन केसेस के लिए बनाया गया है डिफरेंशिएशन में जब हम फंक्शन इन अ फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा मैथमेटिकली पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, बट उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल से इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे केस में कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमें एक फंक्शन इन फंक्शन दिया जाता है। मान लीजिए f है, f ऑफ gx, हमें इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए हमसे बोला गया कि आपको बोला है कि dy बाई dx इस केस में निकाल के दिखाइए। तो इस केस में हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर f ऑफ x होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी df बाई dx। बट इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन टाइप का फंडा यूज करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस पूरे gx को एक डिफरेंट फंक्शन मान लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि p मैंने मान लिया, p इज इक्वल टू मैंने gx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास जो y है वो फंक्शन किसका बन गया, f ऑफ p। तो अब अगर हमें बोला जाता है कि भाई हमें dy बाई dx निकालना है, तो हम dy बाई dx ना निकालने के बजाय हम ये कर देते हैं कि dy बाई dp कर देते हैं, राइट, मल्टीप्लाइड बाय dp बाय dx कर देते हैं। ऐसा हमारे लिए करना आसान है, बिकॉज हमने dp ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो dy बाय dp इंटू dp बाय dx कर देंगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है p के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये p का फंक्शन बन चुका है। तो हम लोग आराम से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे d बाय dp ऑफ f ऑफ p, ये फंक्शन p का है, और बाद में हम लोग dp बाय dx भी कर देते हैं, और इस तरह से हम लोग इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि हमने बोला y इज इक्वल टू ln ऑफ sin x। ये हमारे पास क्या है, दिस इज फंक्शन इन अ फंक्शन। तो फंक्शन इन अ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ln x होता तो हमने x की जगह sin x लगा दिया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया। तो अगर मुझे इस केस में इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक अलग से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। p इज इक्वल टू sin x हमने मान लीजिए सब्स्टिट्यूट कर दिया है, राइट। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, ln ऑफ p, इस तरह से हमारे पास बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई dx अगर हमें निकालना हुआ तो dy बाई dx ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dp निकालेंगे, एंड देन साइड में dp बाई dx को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो dy बाई dp की अगर मैं बात करता हूं तो dy बाई dp हमारे पास क्या रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं, ln p, और p से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/p आ जाएगा, राइट। और dp बाई dx यानी हमारे पास p क्या था, ये था, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं x से तो हमारे पास क्या बन जाता है, cos ऑफ x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पर cos ऑफ x लिख दीजिए। तो यहाँ पर p हमारे पास क्या था, p इज नथिंग बट sin x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्टीमेटली cot x बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि भाई dp बाई dx को आराम से, dy बाई dx को हम आराम से निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें थोड़ा सा फास्ट करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं, भाई अगर हमें थोड़ा सा फास्ट करना है तो हम लोग बोलेंगे भाई dy बाई dx निकालना है। तो हम अपने दिमाग में क्या करते हैं कि भाई हम लोग इसको कुछ और मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं इसको। अगर मैं इसको x मान लेता तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी क्या हो जाता 1/sin x। लेकिन हमने इसको x माना है बट ये x है नहीं, इसलिए हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x। तो इस तरह से हमारे पास जल्दी भी हम इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये वही कर रहे हैं जो हमने लिखा है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, बट अगर आपको फास्ट करना है, जो कि हमारे कुछ केसेस में करना होता है, तो आप इस तरह से इसको फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं कि इसका हम कैसे इसकी मास्टरी करेंगे। तो जैसे हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम मल्टीपल फंक्शन इन फंक्शन की बात करेंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln x। मान लीजिए मैंने उल्टा कर दिया है ना, यहाँ पर sin x हुआ करता था और मैंने साइन ऑफ ln x कर दिया। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, p इज इक्वल टू ln ऑफ x लिख देंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ p। तो अगर हमारे पास ये हो गया तो हमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक p इंट्रोड्यूस कर देंगे, dy बाई dp मल्टीप्लाइड बाई dp बाई dx।
तो अगर हमने ऐसे किया है तो dy बाई डी हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम यहां से dy बाई डी निकाल लो, तो dy बाई डी इज सिंपल cos p, राइट। और यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर dp बाई dx निकाल सकते हैं यहां पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dp बाई dx हमें पता है, dy बाई dp पता है, तो cos ऑफ p इंटू 1 बाय x। तो cos ऑफ p हमारे पास कितना हो जाता है, cos ऑफ ln x, तो हमारे पास ये हो जाएगा, और होल डिवाइड बाय x। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको फास्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx हमें पता है कि भाई बाहर से अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करो, तो बाहर से अंदर देखूंगा तो इसको आप x मान लो, तो साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ x, तो cos ऑफ इंटायर थिंग लिख दो, यानी cos ऑफ दिस इंटायर थिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें जिसको हमने कुछ माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको 1 बाय x से फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी लेवल पे मतलब कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 केसेस दे दिए जिसमें फंक्शन इन अ फंक्शन दे दिया है, मान लो ऐसे केसेस आपको दिए हुए, तो ऐसे केस में क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मान लीजिए यहां पर मैंने बोला है कि y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन ऑफ 10x, आपको इस तरह का हमें दे दिया है। इसमें क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके अंदर भी फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर p रख दूंगा किसको, 10x को, और मैं w रख दूंगा साइन ऑफ p को, बिकॉज 10x को मैंने p मान लिया है, एंड देन हमारे पास y क्या हो जाएगा, y विल बी ln ऑफ w, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें dy बाई dx निकालना है। देखो जितने चेन्स बने हैं, देखो यहाँ पर px है तो हमारे पास क्या होना पड़ेगा, dp बाई dx निकालना पड़ेगा, यहाँ wp है तो dw अपॉन dp निकालना पड़ेगा, यहाँ ये है तो dw अपॉन dw निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो dy बाई dw हो गया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, dw बाई dp हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, dp बाय dx हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके करना स्टार्ट करो, तो dw अपॉन w ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन w हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dw बाई dp कितना हो जाएगा, cos p हो जाएगा, और dp बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। आप चाहो तो बाद में इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो p और w की वैल्यू आपने मानी है, या फिर आप जल्दी भी कर सकते थे। जल्दी कैसे कर सकते थे, dy बाई dx है, हम बाहर से अंदर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करो, इस पूरे को कुछ x मान लो, तो इसका क्या होना चाहिए, ln ऑफ x इज 1 बाय x, तो इसको 1 अपॉन में लिख दोगे पूरे के पूरे को, तो 1 अपॉन साइन ऑफ 10x। अब आपने इसको कुछ माना था तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज फिर से फंक्शन इन फंक्शन है। तो इसको करेंगे तो साइन ऑफ x मान के डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, यानी cos ऑफ 10x, राइट। अब क्या है कि इसको मैंने साइन x माना था, तो इसका मतलब 10 को सब्स्टिट्यूट किया था, तो 10 को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से आप कितने भी फंक्शंस के अंदर फंक्शन दे देंगे तो उससे आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसको हम थोड़ा फास्ट करना सीख जाए तो हमारे लिए काफी मैथ्स में भी आसानी मिलेगी और फिजिक्स में तो आसानी मिलेगी, वो अलग बात है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि ये क्लियर और हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, तो मैं 4 फंक्शंस ले लेता हूं। जैसे मैं बोला e की पावर साइन ऑफ ln ऑफ 10x, मान लीजिए इस तरह का मैंने एक फंक्शन दे दिया है, आपको बोला कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो dy बाई dx कैसे करोगे, आप क्या करोगे भाई, हम अब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, इस पूरे को x मान लो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो बेसिकली e की पावर x जो हमने माना है वो वही रहने वाला है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जिसको आपने कुछ माना था अब उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इस वाले को, इसमें भी हमारा चेन रूल लगेगा, बिकॉज फंक्शन इन फंक्शन है, तो साइन ऑफ x मान के करना पड़ेगा। साइन ऑफ x का हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos ऑफ x, तो cos ऑफ जो भी हमने x माना उसको भी लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब हमने इसको किया है तो अब अंदर वाले फंक्शन को जिसको माना था उसको भी करना पड़ेगा, तो ln ऑफ x, तो ln ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10x। अब x जिसको माना था उसको फिर करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करना सीखना पड़ेगा ताकि हम मल्टीपल फंक्शन इन फंक्शन वाले केसेस को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हो, जब आप सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करते हो तो अंदर से बाहर की तरफ करते हो, वैसे अगर फास्ट करते हो तो बाहर से अंदर की तरफ करते हो। आपको फंक्शन इन फंक्शन दिख रहा होता है, आप उस पूरे को x मान लो, आंसर लिखो, जिसको माना था फिर उसको डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई करके, उसमें फिर फंक्शन वाला है तो अंदर वाले को x मान लो, उसको वैसे सॉल्व करो, फिर इस तरह से आप चेंज करते करते
मल्टीप्लाई करते करते कर सकते हो। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होता तो हम अंदर से करना स्टार्ट करते, तो हम p को क्या लिखते हैं 10x, राइट। उसके बाद हम लोग w को क्या लिखते हैं ln ऑफ p, क्योंकि उसको लिख दिया वहां पर। उसके बाद हम लोग t मान लो, t हमारे पास क्या हो जाता है, हो जाता है साइन ऑफ w, राइट। और लास्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर t बन जाता, और इसको हम लोग इस तरह से 1 बाय 1 डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप चेन रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये चेन रूल हमारे पास डिफरेंशिएशन का, नॉर्मल डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट होता है, और इसी में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है डिफरेंशिएशन में। अब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में हमने बेसिक्स यानी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट एज इन कि हमने बेसिक जो फॉर्मूलाज जिसमें इन्वॉल्व है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन हम लोग नहीं देखते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट वर्किंग इसकी देख ली है। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ्स, राइट। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ग्राफ्स में अगर हम इसका एप्लीकेशन करना चाहें तो ग्राफ में हमारे पास इसका एप्लीकेशन होगा, कैसे होगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जनरली हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है उसका मेन यूज स्लोप निकालने के काम आता है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई हमने फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास y एक्स कर्व है, इस तरह से हमने बोला कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने इस तरह से कोई भी रैंडम कर्व इस तरह से बना के रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें स्लोप जानना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देते हैं। तो ये टेंजेंट हमारे पास आता है, ये हमारे पास एंगल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं tan थीटा। तो जो m होता है हमारे पास, जो स्लोप होता है, उसको tan थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको स्लोप कहा जाता है, और जो m है वही हमारे पास dy by dx भी है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है dy by dx जो होता है वही हमारे पास स्लोप कहलाता है, जिसको आप tan थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं। अब क्या होता है कि देखो, स्लोप में आगे बढ़ने से पहले मैं स्लोप के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूं ताकि हमें स्लोप को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे हम थोड़ा स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं कि स्लोप होता क्या है। देखो, स्लोप हमारे पास सिंपल ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी कार्टेशियन सिस्टम है, राइट, और हमने इस तरह से लाइन बना दी, मैंने शायद बता दिया लेकिन फिर से बता देते हैं। तो यहां पर अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाता है, m इज tan थीटा। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, स्लोप हो जाता है आराम से। एक्यूट एंगल है, स्लोप विल बी पॉजिटिव। बट अगर हम बात करते हैं कि भाई नहीं, हम लोग थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल अगर बना देंगे तो हमारे पास उस केस में क्या होने वाला है, तो उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए अगर ऐसी लाइन ना होने के बजाय ऐसी लाइन हुआ करती, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप हम इधर से लेते हैं। मैंने हमेशा बोला है, मैंने पहले भी ये बताया शायद, स्लोप के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सप्लेन किया था कि थीटा हमारे पास है तो जो m होगा वो हमारे पास क्या होता है, tan थीटा, और इस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा, और इस केस में जो हमारे पास स्लोप आया होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्यूट स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव स्लोप भी है। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोग देखो, स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप बताना इजी होता है बिकॉज स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। आप कहीं पर भी अगर आप स्लोप निकाल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल निकालने की कोशिश करेंगे वही आएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी और यहाँ पर अगर मैं एंगल निकालता हूँ तो वही एंगल आने वाला है हमारे पास, तो हमारे पास स्लोप वैसा ही आएगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं कुछ इस तरह का कर्व लेता हूं जो थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का है, जैसे मान लीजिए x है, ये हमारे पास y है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो इसमें हर पॉइंट पे स्लोप बदल रहा होगा। इस केस में क्या होता है, टेंजेंट की हम बात करते हैं। अच्छा, यहां पर भी हम बात करेंगे तो ये हमारे पास dy by dx ही है, तो किसी भी पॉइंट के dy by dx को हम लोग स्लोप कहते हैं। वहां के स्लोप को निकालने का मतलब है क्या है कि वहां के dy by dx को हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है ना, कोई भी कर्व्ड ग्राफ अगर हम लेते हैं तो कर्व्ड ग्राफ में आपका स्लोप हर जगह बदल रहा होगा। तो हमारे पास जैसे यहां के स्लोप की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे और हम देखेंगे भाई एक्स एक्सिस में वो कितने एंगल पे कट कर रहा है। तो उस यही हमारे पास इस पॉइंट पे स्लोप होता है m ऑफ tan थीटा, या फिर हम कह सकते हैं यही यहाँ का dy by dx है, यहाँ का डिफरेंशिएशन है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ का हमारे पास टेंजेंट कुछ और बनेगा और यहाँ का एंगल कुछ और बन रहा होगा, थीटा 2। तो इस तरह से अगर हमें किसी कर्व के अंदर हमें किसी पॉइंट पे, हम वहां पर इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग एंगल पे आएगी, जिसकी वजह से स्लोप हर जगह बदल जाता है। इसलिए हमें dy by dx डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट निकालना पड़ता है। नाउ अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, जैसे हम स्लोप के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे स्लोप है ना, स्लोप के बारे में
कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, उसके ऊपर कमेंट करना है। तो जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ इस तरह का हमने दिया हुआ है, मान लो ऐसे इस तरह से। अब हमें कमेंट करने को बोला जाएगा कि भाई अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं तो उसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग हर पॉइंट पे स्लोप बना के देख लेंगे। जैसे यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दूंगा, और यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना देंगे। तो अगर मैं इधर पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहा हूं तो मुझे स्लोप के ऊपर कमेंट करना है कि स्लोप किस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर एंगल जो आपका है θ1 है, मान लो, राइट। यहां पर एंगल क्या है, यहां पर θ2 एंगल है, और यहां पर क्या है, एंगल θ3 है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल्स हैं उसमें θ1 से बड़ा θ2 है, से बड़ा θ3 है। बट हमारे पास ये सारे के सारे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। तो अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो tan ऑफ θ निकालना पड़ेगा। स्लोप साइन के साथ देखा जाता है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एंगल्स ये बड़े हैं, लेकिन स्लोप की अगर मैं बात करूंगा तो स्लोप में हमारे पास आपका m1 बड़ा होगा, फिर m2 होगा, फिर m3 होगा। क्योंकि देखो स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप इज द वर्टिकलिटी ऑफ अ लाइन, कि लाइन कितनी वर्टिकल है, और वो साइन के साथ देखा जाता है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें, कौन सी लाइन कितनी वर्टिकल है, तो ये ज्यादा वर्टिकल है, ये कम वर्टिकल है, ये और भी कम वर्टिकल है। बट ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव इसके आगे लग रहा होगा, तो इसका स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा हो जाता है, बट एक्चुअल में स्लोप वैल्यू वाइज सबसे कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता तो स्लोप आपका इस तरह से बन रहा होता। ओके रुको, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। ये आपका इस तरह से एरो फॉलो करेगा, और वैसे अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज इस तरह से फॉलो होगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो स्लोप ज्यादा है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हो सकती है 100 हो जाए, इसकी मान लीजिए 50 हो जाए, इसकी 25 हो जाए, लेकिन ये माइनस में वैल्यूज है सारी की सारी। क्योंकि माइनस में है तो -100 सबसे छोटा हो जाता है, राइट, क्योंकि स्लोप साइन के साथ देखा जाता है, इसलिए इसकी स्लोप सबसे कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास क्या होगा, वो बढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना, स्लोप में हमारे पास हमेशा साइन के साथ देखा जाता है। वहीं पर अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे एंगल्स एक्यूट बनने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर भी एक एक्यूट एंगल बनेगा, यहां पर भी एक एक्यूट एंगल बनेगा। तो यहां पर θ1 था, यहां पर हमारे पास θ2 था। तो आप देख सकते हैं कि θ1 से बड़ा θ2 है, तो आपका m1 छोटा होगा m2 से। तो मैग्नीट्यूड वही है, वर्टिकलिटी आपकी θ2 वाले की ज्यादा है तो उसकी स्लोप ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पर जब जैसे ही मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं तो आपका क्या हो रहा है कि इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है लाइन का। अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो यहां पर ऐसा था, फिर बाद में उसका ऐसा हो गया, मतलब उसी लाइन को अगर मैं पेन यहां रख देता हूं, मान लो इस तरह से मार्कर रख देता हूं, ये ऐसा रहा होगा, फिर यहां आके इसको ऐसा होना पड़ा होगा, यहां आके ऐसा। तो ट्रांसलेशनल मोशन थोड़ा हटा दो, देखा जाएगा कि आपको ऐसे घूम रहा है। तो जब भी आप किसी कर्व के अलॉन्ग चलते हैं और आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हुए दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका स्लोप घट रहा है, ठीक है। तो आपका मतलब होता है कि इफ, बेसिकली हमारे पास है इफ while moving in positive x axis, positive x axis, आप पॉजिटिव x axis की तरफ चल रहे हो, x axis, tangents rotate एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज या फिर जो भी है, देन स्लोप इज रिड्यूसिंग, और ध्यान रखना जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं तब मैं साइन के साथ बात कर रहा हूं। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम लोग साइन के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं, हम लोग साइन के साथ बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइस वर्सा इसका हो जाता है कि मान लीजिए अगर वो क्लॉकवाइज घूमती हुई दिख जाए तो इसका मतलब आपका स्लोप बढ़ रहा है। जैसा आप दूसरे वाले ग्राफ में देख सकते हो, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जैसे स्लोप ऐसा था और ऐसा हो रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमने क्या किया कि स्लोप जो आपका है, और ये मैंने फिर गलत लिख दिया, इज इंक्रीजिंग, सॉरी फॉर दिस, ये गलती होगी मेरे से। तो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ये सबसे छोटा था, फिर ये बड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज अगर होता तो आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, राइट। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह का मैं ऐसा केस बनाता हूं, तो जैसे मान लो यहां पर क्या है कि यहां पर टेंजेंट का एंगल सबसे ज्यादा बनेगा, राइट। यहां पर हमारे पास क्या होगा, सबसे कम बनेगा, फिर यहां पर और कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर स्लोप रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो आपका स्लोप क्या हो रहा है,
घट रहा है। तो बेसिकली हमारे पास होता है कि इफ वाइल मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस स्लोप्स ऑफ टेंजेंट, और या यूं कहे कि टेंजेंट्स रोटेट क्लॉकवाइज, देन स्लोप इज रिड्यूसिंग। तो इसको आप एक तरह से याद कर सकते हो, राइट। इसको ध्यान रखना कि अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो और आप टेंजेंट्स डिफरेंट बना रहे हो और वो टेंजेंट्स आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए दिखती हैं, तो इसका मतलब उनका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। और अगर उनको क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए दिखती हैं तो इसका मतलब जो उनका स्लोप है वो घट रहा है। अब मैंने सिर्फ एक्यूट एंगल लेके ही बताया, अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल भी लेता तो भी वही सिनेरियो बनता। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसा आ जाता है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, फिर हमारे पास ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो वर्टिकलिटी बढ़ रही है बट स्लोप घट रही होगी। तो इस केस में भी अभी वही है, क्लॉकवाइज अगर घूमते हुए दिख जाए तो इसका मतलब स्लोप आपका घट रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख जाए तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा होगा। तो इसी चीज का हमें थोड़ा एप्लीकेशन देखना है। एप्लीकेशन हमारे पास क्या देखना है, मैक्सिमा मिनिमा के केस में। तो मैक्सिमा मिनिमा हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन के थ्रू कमेंट करना पड़ता है, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है। राइट, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसकी, मैक्सिमा एंड मिनिमा की, हमें इसी का यूज करना था मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए। तो अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में काफी सारे मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जाती है। जैसे मैथ्स में हम लोग लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा की बात करते हैं, एंड साइमल्टेनियसली लोकल मिनिमा एंड लोकल ग्लोबल मिनिमा की बात भी करते हैं। बट हम लोग सिर्फ नॉर्मल लोकल मिनिमा की बात ही कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल लेवल पे नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाए। तो उसके ऊपर जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लीजिए y वर्सेस x ग्राफ है, और इसमें आपको ग्राफ इस तरह से चलते हुए दिखाई देता है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपका एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है। जैसे x0 पॉइंट पे आपका एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इससे ज्यादा वैल्यू आपकी y की कहीं भी नहीं है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर मैंने स्लोप बनाया, यहां पर मैंने स्लोप बनाया, यहां पर मैंने स्लोप बनाया, यहां पर इस तरह से मैंने टेंजेंट बनाया, यहां पर टेंजेंट बनाया। तो जैसे आप पॉजिटिव एक्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, आपको ये टेंजेंट्स क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रही हैं। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, स्लोप रिड्यूस हो रहा होगा, राइट, स्लोप धीरे धीरे घट रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहली बात तो यहां पर फैक्ट देखने वाली है कि यहां पर जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो हमारे पास स्लोप है वो जीरो है। जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा बनता है वहां पर एग्जैक्टली स्लोप जीरो होता है। और अगर मैं यहां जाऊंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव होगा। इसका मतलब बात करूंगा तो वहां पर अगर मैं m निकालना चाहता हूं किस पे, x0 पे, तो x0 पे जो हमारा m है वो क्या होने वाला है, वो जीरो होने वाला है। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद, इसका मतलब क्या हुआ, बता रहा हूं, अगर मैं x को बढ़ाता हूं तो m में क्या फर्क पड़ेगा, m घटेगी नेगेटिव, राइट, घटेगा, बिकॉज फाइनल m विल बी दैट लेस देन 0। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में dy x इक्वल टू 0 एंड डबल दूंगा तो dy by dx तो है ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, d by dx इज लेस देन 0, इसको d2y अपॉन dx2 ये लिखने का तरीका, राइट, ये लेस देन 0 होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, x0 पे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन, जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा देखना होता है तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये है मैक्सिमा की कहानी, राइट, ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो हम देखते हैं भाई मिनिमा भी कैसे दिखते हैं, तो मिनिमा के बारे में भी थोड़ी बातें कर ली जाए। तो मिनिमा में हमारे पास क्या होता है, ऐसा ही सिनेरियो होता है, उसमें हमारे पास क्या बन रहा होता है, मिनिमा में हम लोग ऐसा करते हैं, देखो यहां पर इस तरह से है और हम लोग क्या करते हैं, ये x है, ये हमारे पास y है, और हम लोग इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर ये मिनिमम वैल्यू है x0 के ऊपर, और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर y की मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर भी हम वही ट्रिक लगाने वाले हैं, स्लोप वाली। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये स्लोप एक बनेगा, फिर एक स्लोप हमारे पास यहां बनेगा, एक स्लोप यहां बनेगा, एक स्लोप यहां बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं स्लोप में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं, तो मान लीजिए यहां पर मैंने पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना स्टार्ट किया, तो ये जो स्लोप है ना वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखता है। और जब आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो x के साथ स्लोप बढ़ रहा है। तो इस और देखा जाए तो यहाँ पर x0 पे स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू तो
जीरो ही है। तो स्लोप एट x नॉट तो हमारे पास जीरो ही है, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ m जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन जीरो, वो बढ़ रहा है। यानी अगर आपने x बढ़ाया तो m भी बढ़ेगा। तो बेसिकली इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स एट x नॉट हमारे पास जो होगा वो जीरो होगा, और d2y बाई dx2 जो हमारे पास होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा एट x नॉट। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बस हम स्लोप तो उन पॉइंट्स पे, डबल डिफरेंशिएशन की बात, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है और जब मिनिमा बन पॉजिटिव होता है। तो जब हम मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस करेंगे तो इन x नॉट की, x नॉट इज द वैल्यू एट विच मिनिमम अकर्स। अगर कोई मिनिमा निकालने को बोल रहा है तो हमें एक्चुअल में y min निकालना पड़ेगा और y max निकालना पड़ेगा अगर कोई मैक्सिमा पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई कितना हमें समझ में आया ये। देखिए, मान लीजिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं कि एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताना है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी बन रहा हो उसको आपको बताना है, इसको पूछा है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या बन रहा है, उन्होंने बोला कि जो भी बन रहा है अब निकालो। तो हम क्या करते हैं इसको लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx, इस तरह से क्या हो जाएगा 8 माइनस, राइट। उसके बाद हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या dy बाई डी एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी -2। तो यानी डबल डिफरेंशिएशन जो है उसकी वैल्यू क्या है -2। अब ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट पे इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है -2 होता है। इसका मतलब हमारे पास 0 है, और अगर नेगेटिव होता है डबल डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमा बन रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें मैक्सिमा बन रहा होगा, हमने कंफर्म कर दिया कि बनेगा तो मैक्सिमा ही बनेगा। बाद में क्या करो, इसको स्लोप को 0 पुट कर दो, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 2x की वैल्यू मिलेगी 0 और x की वैल्यू हो जाती है कितना 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 4 पे मैक्सिमा आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, y मैक्स अगर हमें निकालना है तो मैक्सिमा की अगर हम बात करेंगे तो 4 को वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो 32 माइनस 16 और हमारे पास आ जाता है कितना 16। तो मैक्सिमा हमारे पास, यानी बोलेंगे हमारे पास मैक्सिमा जो आ रहा है वो x इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है और मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है 16 है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, मैक्सिमा बन रहा होगा या मिनिमा बन रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा दोनों बन रहे होते हैं, तो हमें वो दोनों निकालने पड़ते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, तो जैसे कि मैं मान लो एक क्वेश्चन देता हूं कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप देखिए कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। आप बताइए फाइंड इट्स मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताइए क्या होगा। अब देखो इसमें एक्चुअल में मल्टीपल बनेंगे, इसमें मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमा ही बने और मिनिमा ही बने, आपके मल्टीपल मैक्सिमास बन सकते हैं, मल्टीपल मिनिमास बन सकता है, राइट। तो इस फॉर्मूला से आप उन सभी मैक्सिमा को भी निकाल सकते हो, सभी मिनिमास को भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या बोला कि भाई फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये सारे के सारे या तो तुम इनको मल्टीप्लाई करके खोल लो, वो भी ठीक है, वही कर लेते हैं। चलो अगर मल्टीप्लाई करके खोलना ही है तो इजी हो जाएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एंड देन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। मान लीजिए इस तरह से हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसको एक बार हम डिफरेंशिएट, dx हमारे पास क्या बनने वाला है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो वही 3x स्क्वायर माइनस 12 तो एक हमारे पास ये बन गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंस अपॉन dx2 दैट विल बी इक्वल टू कितना 6x माइनस 12। तो इस तरह से हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। अब अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। तो डबल डिफरेंशिएशन को अगर मैं बात करूंगा तो d2y अपॉन dx2 जो हमारे पास है, 6 को बाहर निकाल लो तो x माइनस 2 बन जाता है, राइट। और उसकी बात करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको स्लोप को 0 रख देते हैं एंड लेट्स सी कि कहां पर हमारे पास जो स्लोप, पहले स्लोप को 0 रख दिया बाद में डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा।
उसको पहले डिफरेंशिएशन कर लो, स्लोप निकाल लो, उसके बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करके डबल डेरिवेटिव बाद जीरो को पुट करो, राइट। अब अगर मैं जीरो को पुट करता हूं तो इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाती है। क्वाड्रेटिक अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, देखो सिंपल सीधा रहता रूल लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 कर लेंगे अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा 12 13। तो दिस इज 12 एंड दिस इज 13 132। तो 144 माइनस 130 डिवाइड बाय कितना 6। तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1 और 2, 12 होल डिवाइड बाय 6। सो 12 को आप लिख सकते हैं 4 into 3 दैट मींस 2 root 3 बन जाएगा, और उसको मैं सीधा लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा, दिस गोइंग टू बी 2 प्लस 6 दैट मींस रूट 3 अपॉन 3 दैट इज 1 बाय रूट 3। ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं जहां पर आपका स्लोप जीरो हो रहा होगा, तो हम दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भाई हमें x1 चाहिए, x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3, एक हमारे पास x2 और 1 बाय रूट 3, इन दोनों पे चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन की क्या कहानी है। मैंने क्या बोला था, डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे चेक करना है क्या हो रहा है, राइट, उसके बेस पे हमें कमेंट करना है। लेकिन हमारे पास क्या होता था कि पिछले क्वेश्चन में हमारा डबल डिफरेंशिएशन आ ही कांस्टेंट रहा था, राइट, नेगेटिव आ रहा था या फिर पॉजिटिव आ रहा था, उस केस में चेक ही नहीं करना, वो हर पॉइंट पे वैसा है, राइट। यहां पर हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। तो d2y अपॉन dx2 अगर हम बात करेंगे तो dx2 हमारे पास जो है x1 पे अगर मैं बात करता हूं क्या बन जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पर हो जाएगा 6 बाय रूट 3 जो कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूं d2y अपॉन dx2 कहां पर x2 पे हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 6 बाय रूट 3 विच इज लेस देन 0। तो यहां बन रहा है मैक्सिमा और यहां बन रहा है मिनिमा, राइट। तो इस तरह से हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, वैल्यू क्या होगी वो भी हम क्या करेंगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां पर। अगर हमें y मिनिमा निकालना है तो y मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 बाय रूट 3, इस पॉइंट पे आ रहा है मिनिमा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 1 बाय रूट 3 और यहाँ बन जाएगा कितना, लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 3, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 बाय रूट 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे 1 प्लस 1 बाय रूट 3 है और ये 1 बाय रूट 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट 3। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगा सकते हैं, क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर यानी 1 बाय 3, ये क्या बन जाएगा 1 बाय रूट 3 और ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा कितना माइनस 2 बाई रूट 3 एंड दिस विल बी माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3। तो यानी मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस 2 बाई 3 रूट 3 आ जाएगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्यादा इंटेंसिव है लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैक्सिमम हमारे पास 2 माइनस 1 बाई रूट 3 पे आ रहा है, उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस कर देंगे तो माइनस 1 बाई रूट 3। तो अब अगर मैं इसको सीधा कर देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बाय रूट 3 बनेगा ही बनेगा और यहाँ पर वो रूल लगा देना। आराम से आप किस कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग टू 2 बाय 3 एंड फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2 बाय 3 रूट 3। इसको आप खुद भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना अगर कोई बोलता है कि मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तब आपको y की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई कहां पर आ रहा है वो मैक्सिमम मिनिमा तो आपको सिर्फ वो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है, यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ती है जहां पर मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए। इसका रीजन क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस कैसे डील करने, इसको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा बिकॉज ग्राफ में ये काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला है, काइनेमेटिक्स में भी यूज किया जाने वाला है, एनएलएम में और भी आने वाले जितने भी मैकेनिक्स और नॉन मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें इसका ज्यादा कंसेप्ट यूज किया जाता है मैक्सिमा मिनिमा का, राइट। तो अगर ये हमारे पास हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि
एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास डिफरेंशिएशन में किए जाते हैं। वो होती है हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास कुछ होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनसे थोड़ा हम डील कर लेते हैं। तो देखो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यहां तक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आगे की प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको। तो जैसे देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ओके नाउ तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि इन अ स्फेयर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.01 मीटर पर सेकेंड से आपका रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट, कहेंगे इट्स सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 0.1 मीटर्स। अगर क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास जो ये एक स्फीयर है जो आपका स्टार्ट में ऐसा गिवन है कि भाई एट t = 0 हमारे पास जो रेडियस था वो 0 था। नहीं भी होता फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि आपका स्फीयर नॉन एग्जिस्टेंट था, धीरे धीरे आपका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस है ना, इसका समय के साथ रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्होंने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ dr/dt देके रखा हुआ है। तो dr/dt की वैल्यू आपको 0.01 मीटर पर सेकेंड देके रखी है। दिस इज हाउ मच दे हैव गिवन। नाउ अभी बोल रहे हैं कि अगर आपका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है तो आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, तो पहले हम लेते हैं 4πr²। तो अगर रेडियस वेरिएबल है तो सरफेस एरिया भी वेरिएबल होगा, तो हमें ds/dt चेंज ऑफ सरफेस एरिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट्स आपके बाहर आ जाते हैं, राइट। हमारे पास जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये चीज मैं दोबारा से बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन करने वाला 4 ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो हमारे पास नहीं होता है 4 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ sin x, और sin x हमारे पास जब डिफरेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा 4 cos x बन जाएगा। तो अगर किसी भी फंक्शन से कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, राइट, और वो अफेक्टेड नहीं होता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्योरली कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मान लो dy/dx ऑफ 4 कर दिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या फिर dy/dx को हमने पाई से डिफरेंशिएट कर दिया वो भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम प्योर कांस्टेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है तो वो वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, राइट, और वेरिएबल जैसा है एज इट इज डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पर 4π कांस्टेंट है, तो 4π हमारे पास है d/dt ऑफ कितना r² हो जाएगा। अब देखो यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल देखो यहां पर क्या है ना कि जब भी हमने डिफरेंशिएशन सीखा है, डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है हम उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो चेन रूल भूल जाओ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो r है, r को आप r से डिफरेंशिएट कर सकते हो, t से नहीं कर पाओगे। हमने वही किया अभी तक, sin x को x से कर रहे थे, ln x को x कर रहे थे, हमने ऐसा कभी किया ही नहीं कि ln x को y से कर दिया। तो जिस फंक्शन पे वो, जिस वेरिएबल पे वो फंक्शन डिपेंड करता है, हम लोग उसी वेरिएबल से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें वही करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस चीज के लिए dr/dr को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और उनकी पोजीशंस एक्सचेंज कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा 4π d/dr ऑफ r² बन जाएगा, और कितना हो जाएगा dr/dt बन जाएगा। तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, तो यहां पर अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या बन जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी 2r, राइट। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है x की पावर n-1, तो बेसिकली वही हो जाएगा, यहाँ 2r बनेगा, यहाँ आ जाएगा 8πr, और वो बन जाएगा dr/dt। यही हमें निकालने को बोला था। तो रेडियस कितना दिया उन्होंने, कितने रेडियस पे पूछा है 0.1 मीटर पे, तो 8π हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0.1 है, और dr/dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.01 है। तो आप सीधा चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप कर लो 0.008π मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप आराम से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर रेडियस पे। अच्छा, इसमें बात ये है कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो 8πr dr/dt आ रहा है। इसका मतलब रेडियस अगर बदलता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी बदलेगा। ये तो कांस्टेंट है, dr/dt उसकी वैल्यू दे रखी है, बट r तो चेंज हो ही रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो आप जैसे जैसे देखो dr/dt सेम, इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडियस अगर बढ़ रहा है तो आपका जो चेंज इन एरिया होगा वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज आपका रेडियस ऑलरेडी ज्यादा है, राइट, आप उतने से ही बढ़ाते चले जा रहे हो।
लेकिन सरफेस एरिया और ज्यादा रेट से बढ़ने वाला है, राइट, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर था R1 और 4 पाई R2 स्क्वायर हो गया, तो R2 ज्यादा हो गया है, राइट। तो उस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ जाएगा सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा रेट से बढ़ रहा होगा, राइट। चलो ये बात हम कर सकते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बहुत आसान है। देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम कैसे देते हैं, दैट इज 4/3। वही बात हो गई। अगर हमें dt तो dv/dt पूछा है कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन आप डिफरेंशिएट किसको करोगे, r³ को। तो जब आप r³ को डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो r³ को कर नहीं पाओगे टाइम से डिफरेंशिएट, क्योंकि r और t अलग अलग वेरिएबल है। तो dr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे जैसे हमने यहां किया, उसके बाद उनको एक्सचेंज कर दोगे, क्या बन जाएगा फिर 4π/3 क्या बन जाएगा d/dr ऑफ व्हाट r³, और फाइनली बाद में बन जाएगा dr/dt। तो इस तरह से हमारे पास इधर बन जाएगा, देखो यही काम करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इसको कर दिया तो d/r²/dr हो गया, तो उसमें d/r³/dr हो जाएगा और इधर dr/dt बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3/r², x⁴n वाला ना, n x⁴n⁴ तो 3 आगे आ जाएगा और r⁻3 - 1, तो यहां पर हो जाएगा 3, वो 3 से कट जाएगा तो 4πr² बन जाएगा और dr/dt तो रहने ही वाला है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर जो भी रख सकते थे, तो 4πr², r² हमें दिया हुआ है 0.1, तो 4π इंटू 0.1 का होल स्क्वायर और dr/dt कितना है 0.1 है, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 0.004π क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, अगर ये हो गया तो इसी के जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए स्फीयर ना लेके मैं क्या करता हूं, मैं क्यूबॉइड ले लेता हूं ना, या क्यूब ले लेता हूं, चलो क्यूब ज्यादा इजी रहेगा, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है कि मान लो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, द क्यूब्स साइड is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Find rate of increase of its, पहला हमारे पास क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, और बाद में हमारे पास क्या हो जाता है वॉल्यूम। तो इस तरह से हमें इसको करना होता है, हमें मतलब ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है और कैसे करना है, जो है लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाया था वैसे आपको करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सरफेस एरिया, देखो पहले हम देख लेते हैं क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब में हमारे पास जो सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया दी जाती है 6a² से, 6 फेस होते हैं और स्क्वायर है। ए अगर साइड ले रहे हो तो आपके पास हमारे पास क्या होगा 6a² का टोटल सरफेस एरिया होगा, और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें ds/dt निकालना है, और आपको दे क्या रखा है, आपको dA/dt दे के रखा है, ये dA/dt है, तो dA/dt कितना दे के रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे के रखा हुआ है, इतने से बढ़ रहा है। आपको बोल रखा है कि यहाँ पर दे रखा है इफ a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर a है, तब के बारे में बात कर रहा है। ये तो देना ही पड़ेगा कि मतलब जब आपका क्यूब बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और जब आपका साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर रहा होगा, उस केस में ये लोग कितने रेट से बढ़ रहे होंगे, ये पूछा उन्होंने। तो ds/dt हम वही काम करने वाले, 6 है, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा a²। अब ये देखो भाई डिफरेंशिएट हो नहीं सकता टाइम से, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, उनको थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे, तो 6 d/da ऑफ व्हाट a² मल्टीप्लाइड बाय da/dt। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास हो जाएगा 2a, तो फाइनली क्या बन जाएगा 12a da/dt, ये बन गया। तो 12a da/dt हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमें कितने पे बोला है 1 पे बोला है, तो रख दीजिए वहां पर 1 है और वो 2 है, यानी कितना हो जाएगा 24, तो 24 सेंटीमीटर से आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही होगी, और थोड़ा वॉल्यूम का भी निकाल लेते हैं, वो आपको वॉल्यूम भी समझ आ गया होगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज a³। तो अगर मैं बात करता हूं dv/dt की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है d/dt ऑफ a³ की अगर हम बात करेंगे ये हो जाता है। ऊपर नीचे से हम a को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम a से डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, एक्सचेंज कर दो, तो d अपॉन ऑफ a³ की बात करेंगे मल्टीप्लाइड बाय da/dt, तो ये कितना हो जाएगा 3a² इंटू da/dt।
तो हमारे पास कितने पूछा है, उसी पॉइंट पे पूछा है, उस टाइम पे ए कितना है 1 है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना है 6 पर सेकेंड। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। तो इस तरह से आप लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन चाहे आपका, अच्छा इसमें एक और भी चीज पूछ सकते थे कि भाई फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने क्यूब बनाया, राइट, ऐसा मैं क्यूब बना रहा हूं, तो इस तरह से हमने अगर मैंने क्यूब बनाया तो हमारे पास जो बॉडी डायगोनल बनता है ना, वो बॉडी डायगोनल हमारे पास ये होता है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यहां जा रहा है, ये बॉडी डायगोनल है, राइट, एल, और इसकी वैल्यू जो होती है वो a√3 होती है। तो कोई बोल रहा है कि dl/dt निकालो, तो हमारे पास √3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा dA/dt। अब dA/dt हमारे पास कितना है, तो dA/dt हमारे पास कितना है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आराम से इस तरह से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन के 3 केसेस पूरे हो गए हैं। पहला हमारे पास सिंपल एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे, फॉर्मूला, उसके बारे में डिफरेंट रूल्स, पहले एडिशन रूल हुआ, सब्सट्रैक्शन रूल हुआ, मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ, डिवीजन रूल हुआ, और चेन रूल भी होगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे उसका रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पहला तो मैथमेटिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो हमने ग्राफ्स में देख लिया कि ग्राफ्स में स्लोप निकालने के काम आता है, या फिर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे बेसिकली स्लोप निकालना तो बेसिकली उस पॉइंट पे dy/dx निकालना होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई एक मैंने क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कर्व दिया हुआ y = x² + x। आप बताइए फाइंड स्लोप एट x = 3। तो आप क्या करोगे, आप सीधा dy/dx निकालोगे, राइट, कितना हो जाएगा 2x + 1। आप क्या करोगे, कहां पर निकालने को बोला है, x = 3, तो इसमें 3 रख दो, तो dy/dx एट x = 3 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब वहां पर स्लोप कितना है 7 है। तो बेसिकली स्लोप निकालने का काम आता है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन आपको दिया है, dy/dx निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और उधर x की वैल्यू रख दीजिए, आपको उस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा इसका काफी एप्लीकेशन होता है। हमने देख लिया कि मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके हम लोग स्लोप को 0 कर देते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं। तो अगर नेगेटिव है डबल डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमा बन रहा होगा, और पॉजिटिव है तो मिनिमा बन रहा होगा। उससे हम लोग सिर्फ x निकाल पाते हैं। x इज द पॉइंट एट विच मैक्सिमा और मिनिमा अकर्स। एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो y निकालना पड़ता है, तो उस वैल्यू को आप y में रख के आपको मिल जाएगा। देन हमने कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ में हमारे पास कुछ एक्सपेंशन वाले प्रॉब्लम्स इस टाइप के आते हैं, जैसे कोई सरफेस एरिया बढ़ रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन मैंने पूरी इंटायरिटी में खत्म कर दिया है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी डिफरेंशिएशन में चीजें होती हैं बट वो मैथ्स में होती है, फिजिक्स में दिस मच इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन में भी लगभग 2 लेक्चर लग ही जाएंगे, उसमें भी इसी तरह से हम करने वाले हैं। पहले एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन, बाद में उसका ग्राफिकल एप्लीकेशन, फिजिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये वीडियोस आते रहेंगे, और आई होप यू आर गेनिंग क्वाइट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, एंड थैंक यू गाइस।